गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कक्षा 7 ज्ञान सागर में पाठ 8 एवरेस्ट की चुनौती। पाठ का नाम है एवरेस्ट की चुनौती। आपने एवरेस्ट का नाम सुना है? हमारी पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम एवरेस्ट है। तो जो इसके लेखक हैं पाठ के, वो उस पर चढ़ाई करने गए थे। तो अब उन्होंने अपने इस अनुभव को इस पाठ में लिखा है। इस पाठ के लेखक हैं मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कितने संकटों का सामना करने के बाद वो एवरेस्ट तक पहुँचे थे, ऊपर तक। लेकिन वहाँ तक जाने के बाद भी वो कुछ चीज़ें नहीं देख पाए और उन्होंने कितनी कठिनाइयों का सामना किया, उनके साथ कौन कौन गया, कैसे उनको किसी दूसरे लोगों से सहायता मिली, ये सब उन्होंने इसमें अपने पाठ में लिखा है। इसे अनुभव डायरी भी कहते हैं। चलिए तो पाठ शुरू करते हैं। एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह समुद्र से 8,848 मीटर लगभग 9 किलोमीटर ऊंचा है। इसके उत्तर में तिब्बत है तथा दक्षिण में नेपाल। तिब्बती इसे चोमोलुंगमा अथवा अर्थात संसार की माता और नेपाली सगरमाथा के नाम से पुकारते हैं। नेपाली भाषा में सगर का अर्थ बर्फ होता है। 1849 में एक सर्वेक्षण दल को पहली बार यह पता चला कि यह संसार का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। उस समय इसे शिखर 15 नाम दिया गया। इसका नाम लिखा गया शिखर 15। बाद में इसे एवरेस्ट कहा जाने लगा। इसे यह नाम भारतीय सर्वे विभाग के प्रमुख सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में प्रदान किया गया। इसका नाम एवरेस्ट उनके नाम पे रखा गया। उनके नाम में सरनेम था उनका एवरेस्ट, और उन्हीं के नाम पर इस पर्वत श्रृंखला का नाम रखा गया। सबसे पहले 1921 में ब्रिटिश पर्वतारोहियों के एक दल ने इस शिखर पर चढ़ने का प्रयास किया, परंतु दक्षिण तिब्बत में इनके अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनको वहाँ पे बहुत सारी कठिनाइयाँ सामने आई और उनको सामना करना पड़ा। 3 महीने तक संसार के इस अज्ञात भाग की यात्रा करने के बाद वे इंग्लैंड वापस लौट गए। 3 महीने तक वो पर्वतों पर घूमते रहे। इसके दूसरे साल एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए एक ब्रिटिश दल ने प्रयास किया, पर वह भी 8,321 मीटर की ऊंचाई तक ही पहुंच सका। इसके बाद तो अनेकों दलों ने इस शिखर पर चढ़ने का प्रयत्न किया, किंतु सर्वप्रथम 1953 में शेरपा तेनसिंग और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी को शिखर छूने में सफलता मिली। इस शिखर को छूने के लिए 26 मई 1965 को सवेरे बहुगुणा रावत, वीपी सिंह और मैं से मतलब मैं से नहीं है, मैं से मतलब पाठ को लिखने वाले लेखक मेजर अहलूवालिया जी अगले आधार शिविर से शिखर के लिए चले। बहुगुणा और रावत एक रस्से में बंधे थे। पर्वतों पर चढ़ने के लिए आप चित्र में देख सकते हैं कि एक दूसरे को रस्सी में बांधे हुए हैं। इससे क्या होता है कि गिरने का खतरा कम होता है। तो ऐसे ही दूसरे को रस्सी में बांध रखा था। वीपी सिंह और मैं दूसरे रस्से में। हमारे साथ सहायता के लिए 12 शेरपा थे। शेरपा कौन होते थे? वहाँ नेपाल के आसपास के जो मजदूर लोग होते थे, वो पर्वतारोहियों का, जो पर्वतों पर चढ़ाई करने आते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे और उनका सामान लेकर ऊपर चढ़ते थे। उन्हें शेरपा कहते थे। जब हम लेखक और उसके मित्र
क्योंकि ये पाठ लेखक की तरफ से है तो इसलिए लेखक ने मैं, हम, मेरा इन शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। आप मेरे तरफ से ना समझें, ये लेखक की तरफ से है। जब हम कैंप 4 पर पहुंचे, सूरज डूब रहा था। मैं सारी रात करीब करीब जागता ही रहा, क्योंकि मैं जानता था कि सोते समय अगर मैंने करवट ली तो तंबू लुढ़ककर 3000 मीटर नीचे जा गिरेगा। बिल्कुल ऐसे सोना था जैसे मान लीजिए हम किसी छत की मुंडेर पर सो रहे हों, कि अगर हमने थोड़ी सी करवट ली तो हम छत से नीचे, लेकिन छत से नीचे गिरेंगे तो हम 10 फुट 11 फुट नीचे गिरेंगे। लेकिन अगर उसमें गिरते तो उन्होंने लिखा है लेखक ने कि 3000 फीट नीचे गिरते। स्थानाभाव के कारण, स्थानाभाव जगह की कमी के कारण सभी तंबू एक पात में लगाए गए थे। एक पात में लगाना, एक लाइन में, पंक्ति से। सवेरे हम लोग ऑक्सीजन लगाए 10:15 बजे निकले। वहाँ सख्त काली चट्टानें थी या पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े थे। उन पर चलना बहुत कठिन और थकाने वाला था। ठंडी हवाएं हमसे टकरा रही थी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। जब हमें अपने तंबू दूर से फहराते दिखाई दिए तो हमारी जान में जान आई कि चलो भाई, अब हम वहाँ तक पहुँच गए हैं। शाम होने तक हम वहाँ पहुँच गए। यही स्विस, ब्रिटिश और अमेरिकी अभियानों के पुराने तंबू भी थे और उन पर तभी का कूड़ा कचरा भी जमा दिखाई दे रहा था। ये होता है, लोग जहाँ जाते हैं कहीं भी, आप लोगों ने भी देखा होगा, आप भी कहीं घूमने गए तो हम कूड़ा जरूर छोड़ आते हैं। तो ये तो मानव स्वभाव है, वहाँ पर भी वो लोग छोड़ आए। हम इन तंबुओं को आसानी से पहचान गए। हमारी ऑक्सीजन ख़त्म होती जा रही थी, इसलिए मैं इन तंबुओं में घुस गया और रात में उपयोग करने के लिए उनके कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल लाया, क्योंकि वो लोग वहीं छोड़कर चले गए थे। जब नीचे वापस आए होंगे तो नीचे तो ऑक्सीजन काफ़ी होती है, तो अपने सिलेंडर वो वहीं छोड़ के चले गए। अब वो इनके काम आ गए। यहाँ वीपी सिंह बीमार पड़ गए। उनकी जगह फुरदोजी हमारे साथ आकर अभियान में शामिल हो गए। वीपी सिंह की तबीयत खराब हो गई तो उनको वहीं रुकना पड़ा और उनकी जगह उनका दूसरा मित्र उसमें शामिल हो गया। यहाँ मैं बता दूं कि इस अंतिम शिविर से आगे हमें रात दिन ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना था, क्योंकि जितना हम ऊंचाई की पर चलते जाते हैं ऑक्सीजन की कमी होने लगती है वातावरण में। तो अब जितना ऊंचा पहुंच गए थे कि अब उन्हें ऑक्सीजन हर समय चाहिए था। दूसरे दिन 7:30 बजे सुबह हम आखिरी शिविर के लिए चले। अब मेरे साथ मेरे रस्से में फुरदोजी बंधा हुआ था। हमारे पीछे रावत, बहुगुणा और 7 शेरपा थे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हवाएं तेज होती जाती थी। 11:30 बजे हम इस पहाड़ी के उस हिस्से पर पहुंच गए जहां ढाल जरा कम था। ढाल कम होना, फिसलन कम होना, टेढ़ा कम होना। 8512 मीटर की ऊंचाई पर यह हमारा अंतिम शिविर था। इस शिविर से आगे 450 मीटर लंबी एक पहाड़ी थी। यह पहाड़ी बहुत सकरी और तीखी थी। सकरी माने पतली और तीखी माने नुकीली, और इसके दोनों ओर गहरे ढाल हैं। इसके दाहिनी तरफ बर्फ़ का एक बड़ा सा टुकड़ा निकला हुआ है। हमें इस बर्फ़ से सतर्क रहना होता था, क्योंकि इस पर पैर पड़ते ही वह टूटकर गिर सकती थी। मुख्य पहाड़ी पर हम दाईं ओर मुड़े। अब हमारे सामने इससे भी कठिन कार्य था। स्लेट और चट्टानों की एक विशाल दीवार को पार करना। इस पर हाथ पैर टिकाने की कोई जगह नहीं थी। इस बार फिसलने का अर्थ होता 5000 मीटर नीचे तिब्बत में जा गिरना। गिरने का मतलब ख़त्म हो जाएंगे, बचेगा ही क्या। इन चट्टानों पर हम थोड़े थोड़े
चढ़ते रहे। आखिरकार ये काली चट्टानें ख़त्म हुई और हमने येलो बैंड क्षेत्र में प्रवेश किया। उसकी चट्टानों में पीली पीली धारियाँ हैं, इसीलिए इसे येलो बैंड कहते हैं। इन पर चढ़ना अपेक्षाकृत सरल था। इन्हें पार कर हम दक्षिणी शिखर के तल तक पहुँचे, जहाँ से बिल्कुल सीधी चढ़ाई शुरू हो जाती है। अब उस सीधी चढ़ाई में आगे क्या हुआ, ये हम इस पाठ की आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, बाय।